मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के 24 घंटे का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। क्या वो मंत्री बने रहेंगे? आगे अब किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है? कैप्शन आप पढ़ लीजिए कि ईडी ने आज पीएमएलए कोर्ट में क्या कुछ कहा है। जो चीजें ईडी के तरफ से कोर्ट को बताई गई है वो काफी चौंकाने वाली है। हालांकि अब तक सब कुछ स्पष्ट ही हो गया है कि ये सारा मामला जो है भ्रष्टाचार का है, टेंडर मैनेज करने को लेकर के है। मंत्री आलमगीर आलम जिस विभाग को वो चला रहे हैं उसमें किस तरीके से टेंडर मैनेज हो रहा था, लोगों से पैसे वसूले जा रहे थे, इन सारी चीजों की जो है जांच हो रही थी और उसी में 2 दिनों की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस लाइव में हम लोग कई सारी ऐसी जानकारियों को आप तक पहुंचाएंगे जो ईडी ने आज पीएमएलए कोर्ट में बताया है। सूरज ठाकुर हमारे साथ इस लाइव में जुड़े रहेंगे, सनी शरद भी फोन लाइन पे जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल सनी ये कि अब 6 दिनों का रिमांड जो है ईडी को मिला है। 2 दिन पहले ईडी ने पूछताछ कर लिया है आलमगीर आलम से। अगले 6 दिनों तक किन किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके तब जो आज पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने एक चीज का जिक्र किया है कि कुछ दिनों पहले 3 करोड़ रुपए जो है टेंडर का कमीशन का पैसा दिया गया था आलमगीर आलम के एक बेहद ही नजदीकी आदमी को। वो व्यक्ति कौन है? क्या ये जांच का दायरा बढ़ने वाला है? क्या इसमें सचिव रैंक के भी अधिकारी आएंगे या फिर आलमगीर आलम के जो परिवार के लोग हैं, उनके जो करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी इस जद में आने वाले हैं? क्योंकि इशारा ईडी ने कर दिया आज पीएमएलए कोर्ट में ये कह करके कि उनके नजदीकी को 3 करोड़ रुपए पहुंचाया गया था। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं कि आगे ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है पिछले 2 सालों से झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के, आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल एक मंत्री गिरफ्तार हुए हैं और ये पूरे विभाग का मामला है। जो आज रिमांड को लेकर जो पिटीशन डाली गई थी, उस पिटीशन में जो जानकारी ईडी ने दी है उसमें ही बताया है स्पष्ट तौर पर कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म काम कर रहा था विभाग में कमीशन को लेकर टेंडर में, और पूरी नीचे से ऊपर तक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पैसा वसूला जाता था ठेकेदारों से और ऊपर से नीचे तक कर्मचारियों और नौकरशाहों को पहुंचाया जाता था। अब जब नौकरशाहों का जिक्र है तो विभाग में कई स्तर के अधिकारी हैं और उसमें से आप जानते हैं संजीव लाल गिरफ्तार हो चुके हैं और निश्चित तौर पर और भी बड़े नाम आएंगे। ये सितंबर 2022 का मामला बताया जाता है जब कमीशन की जो राशि, जो हिस्सा मंत्री तक पहुंचता था, उसमें से 3 करोड़ रुपए जो है एक असिस्टेंट इंजीनियर ने वसूल के ठेकेदार से मंत्री आलमगीर आलम के एक बेहद ही करीबी तक पहुंचाया था। उस करीबी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जब वो बेहद करीबी की बात कर रहे हैं तो वो परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है और विभाग का कोई बड़ा अधिकारी भी जो आलमगीर आलम के बहुत करीब रहा हो। निश्चित तौर पर जो कई बड़े नौकरशाह हैं उनके नाम इसमें सामने आ सकते हैं, कई इंजीनियर्स के नाम सामने आ सकते हैं, ग्रामीण विकास विभाग में जो ठेकेदार काम करते हैं उनका नाम आ सकता है। तो निश्चित तौर पर कई नाम बड़े जो हैं इसमें आएंगे। और आप देखिए कि 6 दिन की जो रिमांड मिली है शायद इसलिए भी क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम जो हैं वो मीडिया के सामने बाहर भी और पहली पूछताछ में भी उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि उनके पास किसी भी तरह की मतलब वो इस पैसे से जो बरामद हुए हैं उससे उनका कोई भी लेना देना है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि जांच का जो दायरा है वो बढ़ेगा और 6 दिन की जो रिमांड आलमगीर आलम की ली गई है उसमें यही पूछताछ की जाएगी कि इन पैसों का संबंध कैसे आता था, कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जहां तक जहांगीर आलम या संजीव लाल ने जो जानकारियां दी हैं, क्योंकि वो प्यादे हैं तो उनके पास जितनी बेसिक जानकारी है, लेकिन इसका जो सिरमौर है वो ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकेगा कि इस पूरे नेक्सस में, क्योंकि नेक्सस शब्द का इस्तेमाल ईडी ने अपनी रिमांड पिटीशन पे किया है, तो उस नेक्सस में कौन लोग और बड़ी मछलियां हैं वो आलमगीर आलम ही बता पाएंगे और उनसे वो पूछताछ जरूरी थी जो 6 दिन की मिली है। एक जो अनऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक ही जो चीजें सामने आ रही है सूरज, और बोला ये जा रहा है कि ये जांच जो है सिर्फ आलमगीर आलम की गिरफ्तारी तक रुकने वाली नहीं है। चूंकि इस टेंडर कमीशन पूरा का पूरा विभाग का मामला है, भले ही पहले वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने ही आलमगीर आलम का नाम लिया कि कैसे 1.5% जो कमीशन है वो सीधे तौर पे आलमगीर आलम को पहुंचते थे वो पैसे। हालांकि ये जो कमीशन का जो 1.5% का जो दायरा है वो बढ़ करके विभाग में
3% तक 3.5% तक जा रहा था, लेकिन कहने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि 10% तक के कमीशन का खेल चल रहा था। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन तक भी ईडी पहुंचने वाली है, सचिव स्तर के अधिकारी भी हो सकते हैं कि इसके लपेटे में आए, उनसे भी पूछताछ शुरू हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये मतलब एक होता है कि आप कोई एक अधिकारी या कोई नेता कोई एक काम कराने के बदले कोई एक रिश्वत ले रहा है, एक फेवर ले रहा है, कट मनी ले रहा है, लेकिन ये पूरे विभाग में एक पूरे मैकेनिज्म में ऑर्गेनाइज तरीके से कमीशन खोरी चल रही थी। और आप ये मामला समझ लीजिए कि मामला किस तरह से लिंक्ड है। ये मामला 2019 से शुरू होता है, जब जमशेदपुर में एक सुरेश प्रसाद वर्मा करके जूनियर इंजीनियर हैं, उनको 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है। और वो भी एक टेंडर मैनेज करने के एवज में ही एक ठेकेदार से वो पैसा 28,000 रुपया की मांग की थी उन्होंने, और 10,000 रुपया वो वसूल रहे थे। उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उनके आवास पर छापा पड़ा और उस आवास की पहली मंजिल पर 2,67,00,000 रुपए मिले। पता चला कि उस आवास में उस किराए पर आलोक रंजन नाम का एक व्यक्ति रहता है जो वीरेंद्र राम का करीबी है। फिर जांच का मतलब सूरज जो बता रहे हैं और जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो काफी हास्यास्पद है, शर्मनाक भी है। ये पैसे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है, बड़े ठेकेदारों से इन लोगों ने पार्टी चलाने के लिए या फिर और किसी कारण से लिए होंगे। आप देखिए कि छोटे छोटे ठेकेदार 28,000 कमीशन मांगा जा रहा है, 10,000 रुपया पे मैनेज हो जा रही है चीजें। मतलब छोटी छोटी चीजों में भी जो है मंत्री साहब के पास पैसा पहुंच रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर। और फिर जब जांच का दायरा आगे बढ़ा, जब एसीबी मामले की जांच कर रही थी, फिर उसमें वीरेंद्र राम का नाम आया। वीरेंद्र राम का नाम आया, फिर उनके ठिकानों पर छापा पड़ा और क्या क्या मिला सब लोग जानते हैं। दिल्ली में कैसे बंगले मिले, रांची में, जमशेदपुर में आवास मिले। और फिर जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी इस मामले में आरोपी है, वीरेंद्र राम के पिता इस मामले में आरोपी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एसीबी ने सरकार से पी दर्ज करने की अनुमति मांगी थी ताकि जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन वो अनुमति मिली नहीं, ठंडे बस्ते में डाल दिया, ठंडे बस्ते में डाला गया। अब चूंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता हुआ दिख रहा था, तो ईडी ने ECIR दर्ज की उस एसीबी के FIR के आधार पर, और फिर वीरेंद्र राम फरवरी 2023 में गिरफ्तार होते हैं। और फिर वो पूछताछ में ये बात कबूल कर लेते हैं कि इसमें आलमगीर आलम का नाम लेते हैं, संजीव लाल का नाम लेते हैं, और केस धीरे धीरे पकता है। और फाइनली 6 मई को ये जो छापा मरता है, 6, 7 और 8 मई को, और 10,000 रुपए के रिश्वत कांड से जो मामला शुरू हुआ था वो तकरीबन 40 करोड़ की बरामदगी तक पहुंचता है। अब ईडी ये भी कह रही है कि मामला 37 करोड़ तक ही नहीं है, क्योंकि पूरी जो डीलिंग हो रही थी कमीशन की, वो डीलिंग कैश में ही हो रही थी। तो ये कैश और भी हो सकते हैं, और जांच का दायरा हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये तो निश्चित तौर पर जब एक पूरा विभाग इन्वॉल्व हो इतने बड़े भ्रष्टाचार में, तो उसमें ऊपर से लेके नीचे तक कितने नौकरशाह, कितने चपरासी से लेके सचिव रैंक तक के अधिकारी जो है नप सकते हैं। जब एक नौकर के यहाँ 38 करोड़ 37 करोड़ रुपए मिला है, आज आपको ज्यादातर अखबारों में ये सारी चीजें बता दी गई है, खबरें छपी भी है। आज जो हुआ दोपहर में आलमगीर आलम को जब ले गया PMLA कोर्ट जब ले जाया गया, वहां पे ईडी ने इस बात को भी खोल दिया जो सिर्फ चर्चा में थी कि भाई आलमगीर आलम को क्यों गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि जानबूझ करके जो है सेंट्रल एजेंसियां इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। आलमगीर आलम और कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन देखिए, ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी का दबाव है। 1.5% कमीशन उन तक जाता था, और एक कबूलनामा सबसे पहले वीरेंद्र राम ने ईडी के समक्ष किया और बताया कि कैसे आलमगीर आलम के इशारे पे जो है वो पैसे ठेकेदारों से वसूलते थे। वो पैसे जिससे आपके आसपास के सड़क और भी जो दूसरे विकास कार्य हैं अच्छे तरीके से होने थे, जिसको लेकर के विभागीय काफी प्रक्रिया करने के बाद सारी चीजें तैयार होती है, वहां से पैसा लिया जा रहा था। मतलब आम आदमी को बेहतर चीजें नहीं मिले, पहले हमको पैसा मिल जाए, कमीशन का खेल चलता रहे, इसके लिए इस तरीके से काम चल रहा था। कितना ही शर्मनाक चीज इस एक एक करके जो है सामने आ रहा है। और ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि आलमगीर आलम 1.5% कमीशन लेते थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वीरेंद्र राम ने बकायदा बोला है पूछताछ में, कबूलनामे में। अब ये ठीक है कि ये मामला कोर्ट में कितना टिकेगा, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन 38 करोड़ रुपया तो पकड़ाया है, एक नौकर के घर से पकड़ाया है। वो नौकर के पास कैसे पैसा आया?
और इन सारी चीजों की जांच हो रही है। एक जो बड़ी खबर है आज पीएमएलए कोर्ट में जो ईडी ने सबमिट किया है चीजें, डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक चीज बताया गया है कि 3 करोड़ रुपए हाल के दिनों में जो है किसी ने घूस में दिया है और वो आलमगीर आलम के एक नजदीकी व्यक्ति को दिया गया है। वो नजदीकी व्यक्ति कौन है? बहुत सारे लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, ब्यूरोक्रेट्स इधर उधर फोन लगा रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, क्या उनके घर पे भी छापा पड़ेगा। उनके रिश्तेदार बहुत चिंतित हैं, करीबी चिंतित हैं, लेकिन ईडी जो है उसी नजदीकी व्यक्ति को ढूंढ रही है। और हो सकता है कि ये जो 6 दिन का रिमांड मिला है, उस रिमांड अवधि में आलमगीर आलम के साथ पूछताछ हो, संजीव लाल को बैठा करके पूछताछ हो, ये सारी चीजें होंगी तो बाकी और भी डिटेल्स निकलेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आप जब कह रहे हैं कि उनके बेहद करीबी व्यक्ति को 3 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे, और ये मेंशन किया हुआ है ईडी ने अपनी रिमांड पिटीशन में कि 3 करोड़ बेहद करीबी, तो आप जानते हैं कि जब 14 मई को पूछताछ हुई, जब पहली पूछताछ हुई, तो उनको आलमगीर आलम को दूसरे दिन इसी निर्देश के साथ बुलाया गया था कि आप अपने करीबियों के, अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, तमाम लोगों के संपत्तियों का ब्यौरा लेकर आए, चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति हो। तो संपत्तियों का ब्यौरा, इसका मतलब है कि ईडी को इस बात की जानकारी है कि वो पैसे किन लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। जाहिर सी बात है वो सीधे मंत्री के आवास पर नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी ना किसी गरीबी व्यक्ति को दिया जाएगा। दूसरी जो अहम बात है कि इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि मंत्री आलमगीर आलम इस करप्शन में इन्वॉल्व थे, बल्कि कहा यह गया है रिमांड पिटीशन में कि जो भी हो रहा था वो मंत्री आलमगीर आलम के निर्देश पर ही हो रहा था। हाँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट ही हुआ ना। अगर मेरे निर्देश पे अगर कुछ चीजें हो रही है, आपने देखा होगा कि खास करके क्राइम वाले मसले पे कि मर्डर करने वाला से ज्यादा जो प्लान करता है, जो निर्देशित करता है, वो गुनाहगार होता है। और यहाँ तो सारा का सारा आलमगीर आलम के ऊपर ही सारा टीकरा फोड़ा गया है और ईडी ने बाकायदा ये कह दिया है कोर्ट को कि इन्हीं के निर्देश पे सारा कुछ हो रहा था। सनी सरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको मालूम है कि चुनाव चल रहा है, कैंपेन चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, और पहले चरण का मतदान हो गया है। वो अलग अलग इलाकों में फॉलोअप के जो सहयोगी हैं वो घूम रहे हैं। सनी भी रांची में नहीं है, बाहर हैं, फोन लाइन पे वो जुड़ रहे हैं। सनी, आलमगीर आलम की जो गिरफ्तारी हुई, 24 घंटे बीत गए हैं, अब भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बर्खास्त किया है। क्या लगता है, क्या दिल्ली की तरह, अरविंद केजरीवाल की तरह ही ये जेल से विभाग चलाएंगे? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर तो ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो जेल गए हैं। और देखिए, अभी जेल से बेल पर जो है वो बाहर निकलकर, जमानत पर निकलकर जो है प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और संयोग से आज झारखंड में भी उनका दौरा था। तो और जैसे ही अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दिए, वो आ नहीं पाए, केजरीवाल आज आ नहीं पाए। हाँ, तो इस बात की चर्चा उसी समय होने लगी जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दिए कि हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तब इधर से कहा गया कि नहीं, स्थितियां उस समय जो है वैसी नहीं थी। लेकिन आलमगीर आलम के मामले में देखिए, दरअसल ये पूरा परसेप्शन चुनाव में ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह से फंसाया जा रहा है और चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। ये इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग सभी ये बोल रहे हैं। अगर इस्तीफा देने के बाद फिर कहीं ना कहीं ये सवाल जो है और जोर शोर से उठने लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आलमगीर आलम इस्तीफा दे दे या उनसे इस्तीफा ले ली जाए, क्योंकि जिस तरह से इतनी भारी मात्रा में जो है पैसा बरामद हुआ है, कैश बरामद हुआ। और आप देखिए कि जो रिमांड पेपर कोर्ट में सबमिट किया गया है, संजय, आपको याद होगा कि मैं लगातार कई दिनों से बोल रहा था, और कल भी जब आप लाइव में जुड़े थे तो इस 1.5% का जिक्र मैं अक्सर कर रहा था। तो आज ईडी की तरफ से भी जो रिमांड पेपर दिया गया है उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि 1.5% पैसा जो चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम है वो कमीशन का पैसा वो आलमगीर आलम तक पहुंचाते थे। एक तो 3 करोड़ रुपए का भी जिक्र है कि सितंबर 2022 में उन्होंने दिया था। इसके अलावे ये जो पैसे बरामद हुए हैं, कहा जा रहा है कि ये भी 1.5% के हिस्से का पैसा था। आप देखिए कि अगर संजीव लाल के रिमांड पेपर और आलमगीर आलम के रिमांड पेपर दोनों की तुलना कीजिएगा, अभी मैं वही देख रहा था,
तो लबो लुआब दोनों का सेम ही है। हर दोनों के रिमांड पिटीशन का जो ग्राउंड है वो चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ही है, जो पिछले दिनों गिरफ्तार हुए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि वीरेंद्र राम ने सब कुछ कबूला है ईडी के सामने, और वो पूरा इनका जो काला चिट्ठा है वो खोल कर रखा है कि आखिर इस कमीशन के पैसे के बंदरपाट में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये पैसा कलेक्शन कौन करता था, ये पैसा रखा कहाँ जाता था, उसके बाद ये पैसा कहाँ जाता था। ईडी को इसकी पूरी जानकारी थी, पुख्ता जानकारी थी, और यही वजह है कि एकदम सटीक जगह पर ये छापेमारी करके पैसे पकड़े गए हैं। आप देखिए कि इसी रिमांड पेपर में ये भी ईडी की तरफ से लिखा गया है कि ये पैसे आलमगीर आलम से ही संबंधित है। मतलब ये अब साफ हो गया कि जो पैसे बरामद हुए थे, जिससे आलमगीर आलम या फिर कांग्रेस पार्टी जो है ये पल्ला झाड़ते रही थी कि ये देखिए 4 स्टेप के बाद पैसा मिला है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के सहायक के घर पर ये पैसा मिला है, तो ये आलमगीर हो सकता है, ये कैसे कहा जा सकता। लेकिन अब ये ईडी ने जिस तरह से एक पेपर दिया, दस्तावेज ही कहा जा सकता है, उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र है कि ये पैसा आलमगीर आलम से ही संबंधित था। तो देखिए मुश्किलें तो अभी और कई लोगों की, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर इंडिया अलायंस की बात करें, वो अगर ये बात दोहरा रहे हैं कि जानबूझ करके चुनाव के दौरान चुनाव को प्रभावित करने के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या अलायंस के लोगों को, नेताओं को ये नहीं बताना चाहिए कि आखिरकार ये जो पैसे हैं क्या वो किसी और ने रखवा दिया, क्या ईडी ने रखवा करके खुद से जो है इस तरीके का जब्ती किया, बीजेपी ने पैसे रखवाए हैं? ये तो स्पष्ट है ना। अगर पैसा बरामद हुआ है तो पैसा किसका था? और पैसा ईडी अगर बोल रही है कि ये पैसे कमीशन के पैसे थे, टेंडर कमीशन के पैसे थे, वो पैसे थे जो वसूले गए आलमगीर आलम के निर्देश पे, और रिमांड पेपर की जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें बाकायदा ये है कि वीरेंद्र राम ने एक तरीके से सब कुछ कबूल कर लिया है, 1.5% वाली बात भी है, तो पैसे तो स्पष्ट हैं कि आलमगीर आलम के ही पैसे हैं। तो अब इसमें अगर इस तरीके के पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है तो उसको कितना मजबूती से या फिर उसको कितना जो है गंभीरता से लेना चाहिए? अब बिल्कुल देखिए गंभीरता से तो लेना ही चाहिए, चूंकि आप देखिए, और यही वजह है कि दो राज्य के मुख्यमंत्री ईडी के कार्रवाई के बाद ही जेल चले गए। हेमंत सोरेन यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो फिलहाल जेल में ही हैं, और ईडी दस्तावेज के आधार पर ही काम कर रही है। आप भले ही पॉलिटिकल बयान देने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कागज जो है वो हमेशा रहता है, वो खत्म नहीं हो पाता। और तरह से पूरी तरह से ग्राउंड बनाकर फिर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है। आप समझिए संजय, अगर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी 1 साल पहले हो चुकी है और वीरेंद्र राम ईडी के सामने पहले ही ये बात कबूल चुका है कि ये पैसे जो है आलमगीर आलम तक हम लोग कमीशन पहुंचाते थे, उनके बयान के आधार पर भी ईडी कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन आप समझिए 1 साल तक ईडी ने इंतजार किया और बाकायदा रंगे हाथ जिसे कहा जा सकता है कि कैद के साथ इन्हें पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये साफ है कि ईडी अगर किसी पर हाथ डाल रही है तो उसके पीछे का होमवर्क बहुत तगड़ा है, और बहुत मतलब सबूत इकट्ठे किए गए ईडी के तरफ से, उसके बाद ही जो है अगर वीरेंद्र राम के बयान के बाद आलमगीर आलम पर कार्रवाई होती, क्योंकि उस समय अंदाजा भी लगाया जा रहा था और कहा भी जा रहा था उसी समय से कि अब रडार पर रहेंगे, तो ये बयान जो है थोड़े मजबूत लगते। लेकिन आप समझिए कि बयान देने के 1 साल के बाद भी अगर ऐसी गतिविधियां हो रही थी, पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था, कमीशन का खेल हो रहा था, यही वजह है कि किसी फ्लैट पर इतने पैसे पड़े हुए थे, वो भी चुनाव आचार संहिता के दौरान ये पैसे पकड़े गए हैं इतने भारी मात्रा में। तो ये पैसे इधर उधर। सनी, आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि 1 साल पहले वीरेंद्र राम ने आलमगीर आलम का नाम ले लिया था, और जैसा कि रिमांड पेपर में बताया भी गया है, एक शब्द का इस्तेमाल होता है आम बोल चाल में, आपस में लोग बोलते हैं कि वो बहुत ढीठ आदमी है, मतलब कि किसी तरीके से जो है पीछे नहीं हटे, चाहे कुछ भी हो जाए, बदनामी हो या फिर किसी तरीके की चीजें हो। अगर वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के बाद भी जो है
पैसे वसूले जा रहे थे, तो एक तरीके से तो ये लोग पूरा भ्रष्टाचार को लेकर के मतलब बेशर्मी की प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं, ढीठ होकर के एकदम जो है पैसा वसूला जा रहा था। बिल्कुल, अगर ईडी के दस्तावेज को शब्दतः सही माना जाए तो इसका मतलब ये साफ है कि पिछले 2 साल से जो ईडी की कार्रवाई चल रही है और उसके बाद भी किस तरह खुलेआम ये कमीशन का खेल चल रहा था, वो भी राजधानी रांची में। आप समझिए कि सचिवालय में भी जब छापा पड़ता है संजीव कुमार लाल का, तो उनके ड्रॉअर से भी पैसा मिलता है। तो पैसे हर जगह इनके रखे हुए हैं। हो सकता है कि इससे अधिक और पैसे सिर्फ इतने पकड़े गए, तो इस पर भी हो सकता है कि ईडी काम कर रही हो। दरअसल ईडी की कार्रवाई हाल के दिनों में इतनी तेज हो गई है कि लोगों को लगता है कि ये चलती रहेगी, लेकिन ईडी आप देखिए कि जिस हिसाब से जिस दिशा में काम कर रही है उसमें पॉलिटिकल बयान देना तो आसान है, लेकिन आप किस तरह से मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, चाहे जिनका भी इसमें नाम शामिल हो रहा है। मतलब सुधार नहीं रहे हैं। यहाँ एक से एक बड़ी गिरफ्तारियां हो गई, उसके बावजूद रुपयों का पहाड़ अब भी पकड़ा जा रहा है। मतलब किसी तरीके की कोई डर नहीं है। डर नहीं होने की वजह क्या मानते हैं? क्या अब लोग, जो आम लोग हैं, जो जनता हैं, वो कार्यकर्ता के रूप में तब्दील हो गए हैं? उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनका नेता के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो पॉलिटिकल एक बयान आ जाता है और उसी के पीछे भागने लगते हैं कि ये तो पॉलिटिकल कार्रवाई है। लेकिन इसको क्या खारिज किया जा सकता है कि रुपयों की पहाड़ जो है बरामद हो रही है, झोले में पैसे फेंके जा रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें तो घट रही है ना। आप ईडी के ऊपर लाख तरीके का सवाल उठाइए, सवाल उठाना भी चाहिए कि ठीक है एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जैसा कि इंडिया अलायंस के लोग बोलते हैं। विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहती है पूरे देश भर में कि बीजेपी के और केंद्र के इशारे पे जो है इस तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन पैसे तो पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल पैसे पकड़े जा रहे हैं और इसे नहीं झुठलाया जा सकता है। आपका सवाल था कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। तो देखिए, अब ऐसा हो गया है कि यही बात बोलकर कि सिर्फ फंसाया जा रहा है विपक्ष को, और फिर ये काम जो है लगातार जारी होते रहा। अब देखिए कि संजीव लाल का जो रिमांड पेपर है संजय, हम लोग उस पर पिछली बार जिक्र भी किए थे, चर्चा भी किए थे। उस पेपर में बकायदा इस बात का भी जिक्र था कि किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स तक और सीनियर पॉलिटिशियन तक ये पैसा पहुंचता था। तो अब जब आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई, और ये गिरफ्तारी अब समझिए कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के बयान और बरामद पैसे के आधार पर ही हुई है। तो वीरेंद्र राम ने अपने बयान में ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम लिया था। तो ब्यूरोक्रेट्स कौन है और उन तक जो पैसा पहुंचता था, आखिर ईडी उन तक कब पहुंचेगी? वही मेरा अगला सवाल वही होने वाला था सनी, क्योंकि हम लोगों ने, मैं और सूरज आपके जुड़ने से पहले इस सवाल पे चर्चा भी कर रहे थे कि ये जो रिमांड पिटीशन है उसमें जो चीजें बताई गई है ईडी के तरफ से, और जो बोला गया है कि सितंबर में जो 3 करोड़ रुपए लिए गए और वो आलमगीर आलम के एक नजदीकी व्यक्ति को दिया गया, तो वो नजदीकी कौन है? क्या वो कोई ब्यूरोक्रेट्स है, सचिव रैंक का अधिकारी है, विभाग का ही आदमी है, या फिर परिवार का आदमी है, या फिर कोई रिश्तेदार है? किस ओर ईडी इशारा कर रही है? बिल्कुल, देखिए ईडी का इशारा बिल्कुल साफ है। वो परिवार का भी हिस्सा हो सकता है, विभाग का भी आदमी हो सकता है। तो अब ईडी है कि अब उसे प्रमाणिक तौर पर कैसे दस्तावेज के तौर पर भले उसे आधार बनाएगी और उन तक जरूर पहुंचेगी। जिस हिसाब से कार्रवाई लगातार हो रही है, आप समझिए कि इसे नफा नुकसान और तमाम चीजों से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी थी उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हुई, और गिरफ्तारी अब तक हो रही है। चुनाव एक तरफ चल रहा है, प्रचार चल रहे हैं, तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री भी दौरे पर आ रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम आ रहे हैं, असम के सीएम आ रहे हैं, वो भी इन पैसों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ पॉलिटिक्स चल रही है और दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई जोर शोर से चल रही है। तो अब लग रहा है कि जिस तरह से एक बड़ा नाम मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है ठीक चुनाव के बीच में। आप समझिए कि अभी झारखंड में 3 चरण का चुनाव बाकी है, सिर्फ एक ही चरण का चुनाव हुआ है। बिल्कुल। और
ऐसे में मुद्दा अब कहीं ना कहीं यही हो गया। अभी जितने भी नेता बाहर से आ रहे हैं फिर यहाँ के हों, उनके भाषण में इस बात का जरूर जिक्र हो रहा है कि किस तरह से नोटों का पहाड़ इनके घर से मिल रहा है, आप देखिए। और यही भ्रष्टाचार को आधार बनाया जा रहा है। जब जब कहा जा रहा है उधर से नारा लग रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, तब तब इधर से दिखाया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए किस तरह नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बिल्कुल सनी, एक आखिरी सवाल आपसे है जो पहले ही मैंने आपसे पूछा था जोड़ने के दौरान ही, कि क्या ईडी की कार्रवाई और पॉलिटिकल बयान के बीच मंत्री बने रहेंगे आलमगीर आलम, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी के मंच से तुरंत किनारा कर दिया गया, आलमगीर आलम को फोन पे ही बता दिया गया कि आप दूर रहिए इस कार्यक्रम से, ज़्यादातर पॉलिटिकल बड़े कार्यक्रम से पैसों की बरामदगी के बाद से जो है आलमगीर आलम से दूरी बना ली गई है कांग्रेस नेतृत्व ने, कांग्रेस के जो पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा। तो क्या चंपई सोरेन जो नेतृत्व कर रहे हैं इस सरकार को, वो कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के विरोध की बात करते हैं, राहुल गांधी क्या आपको लगता है कि आलमगीर आलम को कंटिन्यू करने देंगे या फिर इनसे इस्तीफा लेंगे? देखिए, पूरा जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, नेता हैं, वो एक तरह से इसे एक लड़ाई के तौर पर ही ले रहे हैं। आपको याद होगा संजय कि मुझे लगता है करीब 8-9 सम्मन शायद हुआ था हेमंत सोरेन को, और उसके बाद उन्होंने अपने घर पर ईडी को पूछताछ करने के लिए बुलाया था, और उसके बाद ये ट्रेंड जो है देश भर में हो गया था। उधर अरविंद केजरीवाल भी सम्मन के बाद नहीं जा रहे थे, बिहार के लेकिन सनी ठीक है, आप जो बातें बोलना चाह रहे हैं, आप ये देखिए कि हेमंत सोरेन के साथ ऐसा नहीं हुआ है, कि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि उनके घर से 35 करोड़ 40 करोड़ या फिर उनके करीबियों के यहाँ से ऐसे पैसे मिल रहे हैं। हेमंत सोरेन को लेकर के वो जो डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ और बहुत सारी चीजें जो बताई जा रही है, वो परसेप्शन या फिर वो तस्वीर निकल करके नहीं आई कि उस सीधे तौर पे उनको दोषी मान लिया जाए। एक परसेप्शन ये भी बन रहा है कि भाई नहीं, उनके साथ गलत तरीके से ये चीजें हुई है, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ भी हूबहू उसी तरीके की बातें हैं कि जानबूझ करके जो है उनको फंसाया जा रहा है। आलमगीर आलम के मसले में जो है मामला दूसरा है, यहाँ रुपयों की पहाड़ की जब्ती हुई है, वहां पे लोग देख रहे हैं कि भाई कैसे सब्जी वाले झोले से भी पैसे गिराए जा रहे हैं जब ईडी के लोग वहां पे गए छापेमारी करने। तो ये पैसों की बरामदगी को बाकी हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल से तुलनात्मक क्या आपको लगता है कि देखा जाना चाहिए, या फिर इंडिया अलायंस के लोग भी देख रहे हैं आप, और इसको ऐसे क्यों नहीं देखा जाना चाहिए कि अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसा ही इस मामले को इंडिया अलायंस के लोग देखते तो फिर आलमगीर आलम से दूरी क्यों बनाती कांग्रेस, क्यों नहीं राहुल गांधी के मंच पे दिखे? बिल्कुल, देखिए आपका तर्क बहुत ही वाजिब है। मैं ये बताना चाह रहा था कि एक ट्रेंड हुआ, उसके बाद सम्मन के बाद लोग नहीं जाने लगे, लेकिन जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद एक ही सम्मन के बाद सब लोग जाने लगे। अब आप देखिए कि आलमगीर आलम को भी जब सम्मन हुआ था तो वो समय से पहले ही पहुंच गए थे। इन्हें समय 11 बजे दिया गया था, लेकिन 10:30 बजे के आसपास ही ये ऑफिस पहुंच गए थे। अब है कि एक परसेप्शन पूरे देश में इंडिया गठबंधन उसी तरफ फिर से बनाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, ये जो है एक मानसिकता के तहत किया जा रहा है, सिर्फ विरोधियों के साथ ही ऐसा किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल आपका बहुत वाजिब है कि आखिर जो पैसे बरामद हुए हैं उसे कैसे झुठला सकते हैं। तो इन तरफ से लगातार ये बयान भले ही दिए जा रहे हैं कि ये पैसे आलमगीर आलम के यहाँ नहीं, बल्कि उनके पीएस इससे पहले नगर विकास मंत्री रघुवर दास की सरकार में जो सीपी सिंह थे, रांची के विधायक हैं, उनके रह चुके हैं। इससे पहले बिमला प्रधान जब विधायक रही, मंत्री रही, उनके पीएस रह चुके हैं। तो पीएस कई मंत्रियों के रह चुके हैं और वो बीजेपी के भी हैं। तो आखिर ये कैसे कबूल लिया जाए कि ये पैसे आलमगीर आलम के ही हैं? लेकिन जो रिमांड पेपर में जो लिखा गया है वो सीधा रिलेट किया गया है अब आलमगीर आलम से, और ऐसा नहीं है कि ये पैसे पिछले 15 साल या 20 साल के हैं। वो कहा जा रहा है कि ये पैसे अभी हाल के हैं, और ये पैसे अभी और कैश पैसे सितंबर 2022 में भी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने आलमगीर आलम तक पहुंचवाए हैं लोगों के माध्यम से। तो ये तो देखिए, ईडी तो लगभग खोल के ही सारी बातें कोर्ट के सामने रख चुका है, और यही वजह है कि जब 10 दिन
का रिमांड मांगा गया तो 6 दिन का, हालांकि अभी रिमांड दिया गया है, हो सकता है कि रिमांड की अवधि और बढ़े। बिल्कुल। और अब इम्पोर्टेंट ये हो गया है संजय, मुझे लगता है एक तो है कि अब वो इस्तीफा देंगे या फिर पार्टी उनसे इस्तीफा लेगी या फिर नहीं लेगी, ये तो ठीक है, चर्चा का बात है। हो सकता है कि जो लोग मंत्री बनने के उम्मीद में होंगे वो खुश भी होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पूछताछ में जो नाम निकल कर सामने आएंगे उसके बाद जो कार्रवाई होगी, आखिर कितने चेहरे से अब नकाब हटेंगे, कितने लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया सनी, आप जुड़े रहे। तो आप देखिए कि सनी जैसा बता रहे हैं और जिस ओर इशारा कर रहे हैं, संजीव लाल के बारे में ये कह दिया जा रहा है कि भाई ऐसा थोड़े है कि ये सिर्फ मेरे पीएस थे, इसके पहले सीपी सिंह, बिमला प्रधान, मतलब जो आलमगीर आलम के जो पीएस थे, हालांकि उनको अभी हटा दिया गया, बड़े खिलाड़ी के तौर पे रहे हैं, इसीलिए सबके पसंदीदा भी रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति को जो है चुना भी जाता है, चाहे वो पीएस हो या फिर सचिव रैंक का अधिकारी हो, जो माल बटोरने में, जो कमीशन का पैसा कलेक्ट कराने में, आइडिया देने में माहिर हो कि ऐसे पैसा कमाया जा सकता है। ज्यादातर वैसे ही लोगों को जो है मौका विभागों में मिलता है, चाहे सरकारें किसी की भी हो। सूरज, क्या फिर से वही सवाल है कि आलमगीर आलम क्या अब भी मंत्री पद पे बने रहेंगे या फिर बने रहना चाहिए तब, जबकि राहुल गांधी ने ही आज जो भी बड़े नेता सलाखों में हैं या फिर जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, लालू यादव, बंधु तिर्की या फिर और ऐसे चेहरे जो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने उस अधिसूचना को फाड़ दिया था और उसके बाद कई सारे सवाल मनमोहन सिंह की सरकार में उठने लगे कि क्या राहुल गांधी अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के वो किसी तरीके का टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, भले ही एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो या फिर ये जरूर वो बोलते हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और वो चीजें होती हुई दिखाई भी दे रही है। इसमें कोई इस बात को खारिज नहीं कर सकता है कि ईडी जो है टारगेटेड काम कर रही है, लेकिन जहां पैसों की बरामदगी हो गई, जहां ये ज्यादातर तार जुड़ रहे हैं कि ये आलमगीर आलम का सीधा उसमें जुड़ाव है, ईडी जैसा बोल रही है कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में, तो अब भी क्या आलमगीर आलम को बने रहना चाहिए, खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस को इस्तीफा लेना चाहिए या फिर चंपई सोरेन को जो मुख्यमंत्री हैं उनको इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए? देखिए, नैतिकता तो यही कहती है कि इतने बड़े खुलासे के बाद और रिमांड पर लिया गया, गिरफ्तार है वो, तो उनको इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए था। शायद गिरफ्तारी से पहले ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। नैतिकता यही कहती है। दूसरी बात यह है कि क्या चंपाई सोरेन उनसे इस्तीफा मांग लेंगे या उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा मंत्रिमंडल से? मुझे लगता है ऐसा होगा। शायद वो लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद सरकार को यह लग रहा होगा कि हम तुरंत एक्शन लेंगे तो हम शायद रक्षात्मक दिखेंगे और हम ये दिखना नहीं चाहते। दूसरी बात जो बात कर रहे थे कि अभी आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद जो इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो पूछने पर आ रही है। आप देखिए कि जब कथित शराब घोटाले में मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो देश भर के इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने तुरंत ट्वीट किया, फेसबुक पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, तुरंत प्रतिक्रिया जाहिर की। और जो आप बात कह रहे थे कि वहां सीधा तौर पर एक पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यहां पर बड़ी रकम बरामद हुई है और डिफेंसिव मोड में है। क्योंकि आज जब मैं एक खबर पैकेज कर रहा था, मैंने तमाम नेताओं के ट्वीट्स खंगाले, कल भी मैंने ट्वीट्स खंगाले कि नेता क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्योंकि आज जब डेस्क में हम जब बैठे हैं तो पहली प्रतिक्रिया के लिए हम सोशल मीडिया में जाते हैं, क्योंकि हर नेता वही करता है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के किसी भी नेता, किसी भी दल के, ना वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, किसी भी बड़े नेता के सोशल मीडिया अकाउंट पर गिरफ्तारी के विरोध में एक शब्द नहीं लिखा गया था। और वो जवाब प्रतिक्रिया भी तब दे रहे हैं क्योंकि शायद वो मजबूरी हो जा रही है, क्योंकि मीडिया के जब सवालों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए कि आलमगीर आलम अकेले पड़ गए हैं। कैसे अकेले पड़ गए हैं? अकेले इसलिए पड़ गए हैं कि रुपयों का पहाड़ उनके पीएस के नौकर के यहां से मिला और यही वजह है कि कोई सीधे तौर पे आलमगीर आलम के समर्थन में नहीं है। ठीक है कि मीडिया के लोग, हम, आप या कोई और दूसरे जो मीडिया के साथी हैं, वो जब पूछते हैं, माइक लगा देते हैं और पूछते हैं कि आलमगीर आलम के मसले पे आपका क्या कहना है,
तब वो भले ही एक जो नपा तुला सा जो बयान है वो देते हैं। लेकिन आप देखिए कि ईडी ने आज क्या संकेत दिया है। ईडी ने 2-3 तरीके के संकेत दिए हैं। एक चीज तो स्पष्ट कर दिया है ईडी ने कि भाई आलमगीर आलम की जो गिरफ्तारी हुई है वो 1 साल पहले ही वीरेंद्र राम ने कबूल कर लिया था कि 1.5% कमीशन जाता था। ये जो पैसे बरामदगी हुई है वो कमीशन का पैसा है। कमीशन कैसे आता था? टेंडर के पैसे से आता था। जिसको टेंडर मिला किसी ठेकेदार को तो भाई लाओ तुम पैसा दो, टेंडर इसलिए दिया जा रहा है आपको। 10,000 तक का भी जो है कमीशन लिया गया। मतलब आप सोचिए कि छोटे छोटे ठेकेदारों से भी पैसे जो है वसूले गए हैं। तो इस तरीके का खेल चलता रहा। तीसरी जो बड़ी बात आज ईडी के रिमांड पेपर से निकल करके सामने आई वो ये बात है कि ये जांच का दायरा जो है आलमगीर आलम की गिरफ्तारी तक समाप्त होने वाली नहीं है। ये जांच का दायरा बढ़ने वाला है, ब्यूरोक्रेट्स के गले तक पहुंचने वाली है, आलमगीर आलम के संबंधियों तक पहुंचने वाली है, उनके परिवार तक पहुंचने वाली है। क्योंकि एक बात जिसका जिक्र काफी जोरदार तरीके से किया गया है कि ये 3 करोड़ रुपए आलमगीर आलम के किसी खास करीबी को पहुंचाया गया है आलमगीर आलम के इशारे पे। तो वो करीबी कौन है? क्या कोई बड़ा अधिकारी है या फिर उनके परिवार के ही लोग हैं? तो इंतजार कीजिए, ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है एक एक चीज खुल करके सामने आएंगी। लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि क्या आलमगीर आलम इस्तीफा देंगे या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। इंतजार कीजिए, जैसे ही इस मामले में कोई बड़ी खबर निकल करके आती है फिर से हम लोग आपके सामने जो है हाजिर होंगे। शुक्रिया।